दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैंपस वाणी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर SP बंसल जी। प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुलपति हैं। वे देश के बड़े शिक्षाविदों में शुमार हैं। इससे पहले वो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति रह चुके हैं। इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी है, उसके कुलपति भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा करीब दर्जन भर अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी वो किसी सदस्य के रूप में या कार्यकारी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं। प्रोफेसर बंसल के खाते में 25 किताबें, 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर और 22 रिसर्च स्कॉलर्स को मार्गदर्शन करने का श्रेय। इसके अलावा प्रोफेसर बंसल 25 से ज़्यादा देशों में अपने भ्रमण कर चुके हैं और वहाँ पर लेक्चर और वर्कशॉप या अन्य प्रोजेक्टों के सिलसिले में जा चुके हैं। आइए अब उन्हीं से जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के बारे में और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी कर रही है, उनसे सीधा जानते हैं। प्रोफेसर बंसल, आपका एक बार फिर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर जोगेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश टॉप 10 में IIFR में आई है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क रैंकिंग में 8th पोजीशन है मेरे ख्याल। जी जी जी, ये तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। आप इसे कैसे देखते हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और सभी दर्शकों के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अपनी बात को रखने का मौका दिया। जो आपने पूछा, ये जर्नी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज IRF में अगर हमें 8th रैंकिंग ऑल इंडिया में मिली है, ये ओवरनाइट का नतीजा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है, मुझे याद है वो दिन कि जब 4 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था जी। तो उस समय में मुझे ये लगा कि हायर एजुकेशन का मायना जो है विश्वविद्यालय के नाते, मैंने उस दिन कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं एड्रेस कर रहा था जी। कि वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन 3 टियर स्ट्रेटजी। पहला मैंने कहा था कि मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब है कि हमने अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। हमारे स्टेक होल्डर हैं, आप विद्यार्थी। तो खुद भी मेरे ख्याल मैनेजमेंट के ही छात्र हैं और टूरिज्म आपका सब्जेक्ट। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब कहा कि मैनेज कैसे करना है, मैनेज का मतलब है कि विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने बताया कि मैं 25 से ज़्यादा देशों में गया हूँ और जब मैं इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में 99 में पेरिस गया था 3 महीने के लिए, तो वहाँ पर जब हमने देखा कि वहाँ पर ब्लैक बोर्ड टीचिंग, मेरा भी माइंडसेट वैसा था। मैं भी जब वहाँ पर ब्लैक बोर्ड देख रहा था, ब्लैक बोर्ड था नहीं, तो वहाँ पर जाकर के विद्यार्थियों के बीच में बैठ कर के जो हमने एक दूसरे को जानने का प्रयास किया, क्योंकि पहले टीचर को विद्यार्थी को पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है विद्यार्थी टीचर के साथ, और उस तरह का स्वादपूर्ण वातावरण, रिलेशन वो बनाना बहुत, वो आपके लिए नई चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से वो चीज़ जो मैंने यहाँ आकर के इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमने एक स्टूडेंट को उस तक पहुँच करके कैसी शिक्षा होनी चाहिए, वैसा मैंने पूरा प्रयास किया, वैसा बदलाव भी किया। और दूसरा मैंने टियर पे काम किया, वो है रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन। रीओरिएंटेशन का मतलब है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस विश्वविद्यालय में एक अग्रणी विश्वविद्यालय पूरे देश भर का बनकर के उभरा जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा जो था क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, और तीसरा हमने क्वालिटी पे कंसंट्रेट किया, यानी कि क्वालिटी को इंश्योर किया। इन तीनों पैरामीटर्स पे हमने काम करते हुए आगे बढ़े हैं। यही कारण है कि आज जो है मैं ये जानना चाहता था भी, इसके अलावा जो IIRF का है, इसके अलावा और किस NAAC में या NIRF में, उसमें क्या पोजीशन है? जी, NAAC में पहले विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी ग्रेडिंग नहीं थी। हाँ जी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे मैंने कहा कि हमने 3 टियर स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया, उसमें हमने कई बदलाव देखने को भी मिले। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहला था, क्योंकि विश्वविद्यालय
क्योंकि ये रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय दो प्रकार के होते हैं, एक एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, एक नॉन एफिलेटिंग है। हमारी नॉन एफिलेटिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रेजिडेंशियल भी है। और उसके नाते तो हमें कंसंट्रेट करना था कि हमारे विश्वविद्यालय एक रिसर्च यूनिवर्सिटी कैसे बने। उस पर हमने बहुत विभिन्न पहलू पे काम किया, मैं उस पर मैं आता हूँ। और दूसरा, जब हमारे क्योंकि 7 पैरामीटर होते हैं, नैक की आपने बात की है, नैक इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और नैक में 7 क्राइटेरिया पे काम करना होता है। 7 क्राइटेरिया पे हमने पूरा लगभग, मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि 18 महीने हमने नैक को प्रिपेयर करने में, उसके एसएसआर रिपोर्ट तैयार करने में पूरे, हमने जितनी टीमें बनाई हुई थी, हमारे 40 जो है फैकल्टी मेंबर्स उस नैक को प्रिपरेशन के लिए लगे हुए थे। और हमने एक टारगेट लिया था, कि एक अच्छा ग्रेड मिले। ये मैटर नहीं करता कि आप ए हैं, ए प्लस हैं, प्लस हैं, लेकिन उसमें हमें ए प्लस आया, यानी कि 3 पॉइंट। बधाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और 3.42 स्कोर है, यानी कि वेरी क्लोज टू ए प्लस प्लस। ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं सबको बधाई देता हूँ। उसमें मेरा अकेला का नहीं है, पूरे टीम वर्क है, पूरे सभी फैकल्टी मेंबर्स का और शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, जिनके कारण इस तरह से हमारा ए प्लस। इसमें भी जो आपका जो 8th पोजीशन आई है आरएफ में जी, इसमें कुछ पैरामीटर्स में तो आपकी यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल जेएनयू के बराबर भी है। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अप्लाई नहीं किया इसके लिए। ये तो बड़ी हैरत की बात है, फिर भी पोजीशन है। अब उसमें मंत्रालय के साथ जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो समर्थ पोर्टल पे 43 मॉड्यूल्स हैं। हमारा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है देश भर में जहाँ पर हमारे 39 मॉड्यूल आउट ऑफ 43 ऑपरेशनल हैं, यानी कि समर्थ पे इतने मॉड्यूल्स को ऑपरेशन में, और हमारा जो उन्होंने स्कोरिंग की थी मंत्रालय ने लगभग 97 आउट ऑफ 100, जो अभी हमारी पीछे मीटिंग हुई थी। यानी कि हमारा विश्वविद्यालय इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो आपने कहा कि जो रैंकिंग है वहाँ से उन्होंने समर्थ से डाटा उठाया, क्योंकि डाटा लेना है, हमारी वेबसाइट से डाटा उठाया। वो यही करते हैं, वो सारे के सारे विश्वविद्यालयों का डाटा उठाते हैं, डाटा करके अपने आप खुद ब खुद ही अपने आप फीडबैक लेते हैं, अपना भी करते हैं। हमें तो केवल पता चला जब ये रैंकिंग आई, तो 8th रैंकिंग आई। अब उसमें कई क्राइटेरिया हैं, और एक क्राइटेरिया जो है उनका स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग का है। उसमें हमारा स्कोर जो है वो जेएनयू इज ऑन द टॉप। टीचिंग लर्निंग, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका इतना बढ़िया उसमें रैंक है जी, उसमें हम टॉप पे आए हैं। और जो रिसर्च वाला है, रिसर्च वाले में आफ्टर जेएनयू हम 2nd नंबर पे हैं। तो मुझे जब हमें पता चला, मुझे दिल्ली से ही बल्कि फ़ोन आया था, जब दिल्ली से मुझे फ़ोन आया कि आपने 8th रैंकिंग पे आए हैं, उसके बाद कई यूनिवर्सिटी का आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको एक बार फिर जी बधाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अब जो बार बार इसकी बात भी कर रहे हैं एनईपी की, जी, ये आपके यहाँ कब लागू हुई या अभी बाकी है? देखिए एनईपी 2020 इसका जब प्रारूप बन करके आया था, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस समय में मैं रेवाड़ी विश्वविद्यालय में कुलपति था, इंदिरा गांधी। हाँ जी। और इनका जो ऑफिस होता था वो नैक बेंगलोर में ही इनका ऑफिस था। मुझे कई बार वहाँ शिरकत करने का मौका मिला जब ये ड्राफ्ट भी बन रहा था। ड्राफ्ट बनने के बाद जिस शिद्दत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, मतलब पहले हालांकि देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी बनी, मुदालियर आयोग बना, और कोठारी काफ़ी सारी बना 68 में, दौलत सिंह कोठारी आयोग बना, उनकी रिकमेंडेशंस आई। फिर 86 में फिर एक नई शिक्षा नीति आई थी। लेकिन ये जिस शिद्दत से बनी, जिस तरह से पूरे के पूरे स्टेक होल्डर गाँव तक के विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करते हुए, हर स्टेक होल्डर्स को, पंचायत तक को इन्वॉल्व करते हुए उनके विचार ले, उनका है कि ग्रास रूट लेवल पे इस शिक्षा को किस तरह से पहुंचाया जाए जी। उसका पर्पज ये था। और दूसरा पर्पज था कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट विद्यार्थी की हो। तो हमने भी इस चीज़ को उसी टाइम हमने अपने जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ थी उससे हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद, लेकिन केवल अडॉप्ट करना ही काफ़ी नहीं है। देखिए हमने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया, पहला था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। 3 साल से 4 साल में ये एक अच्छा उसका फीचर है जी। 3 साल से हमने 4 साल में इसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरा था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आज की डेट में 100% विद्यार्थी जो है हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एनरोल्ड है, नेड में इन्वॉल्व है। और तीसरा था उसके जो और पहलू हैं। कई बार लोगों को लगता है कि शायद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट या हाँ जी वो पहले भी था, या एबीसी, केवल इतना ही एनईपी है। एनईपी इतना नहीं है, एनईपी को बहुत विस्तृत इसके आयाम से है। मैं कुछ एक पे चर्चा करना चाहूँगा आपसे। एक जो आयाम था, जैसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, हमने यहाँ पर एक आईआईटी से हैं
और एक और है, हमने 2 को जो है प्रोफेसर प्रैक्टिस यहाँ पर इसलिए बनाया, हम हालांकि हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, हमने प्रोफेसर प्रैक्टिस उनको नियुक्ति दी। प्रोफेसर प्रैक्टिस के नाते उनको कभी कभी बुलाते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को फायदा हो। प्रोफेसर प्रैक्टिस का मतलब है कि जो डायरेक्ट टीचिंग में नहीं है, प्रोफेसर प्रैक्टिस का मतलब है कि जो प्रैक्टिस में है, मान लो कोई कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी भी पैसे में है अपने। जी, हो सकता है उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। हम आज ये बोलते हैं कि विद्यार्थियों की स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग पे हमें कंसंट्रेट करना है। आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर हमारे यूथ की पॉपुलेशन 60 करोड़ है, 60 करोड़ में मैं एक दिन देख रहा था 53 ऐसी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसकी पॉपुलेशन हमारी यूथ जितनी है हाँ उतनी पॉपुलेशन बनती है, 57 कंट्रीज के बराबर। यानी कि आने वाले समय में हमारा जो है देश बहुत यंग रहने वाला, डेमोग्राफिक डिविडेंड गेन हमें मिल रहा है। तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमें काम की ज़रूरत है, स्किलिंग की ज़रूरत है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया को कम से कम 26 करोड़ स्किल मैन पावर की आवश्यकता पड़ने वाली है, और 26 करोड़ में से कम 15 करोड़, ऐसा आंकलन है, 15 करोड़ की सप्लाई जो है भारतवर्ष देगा, इंडिया देगा। तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब है कि वी रियली हैव टू कंसंट्रेट ऑन द स्किलिंग पार्ट। तो जब हमने स्किलिंग को करना है, ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि हमें स्किल पे ध्यान देना है। इस विश्वविद्यालय हमने एक बास्केट बनाई स्किल की। हमने 2 तरह की बास्केट बनाई है। एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हो, उसमें हमने कम से कम 195 कोर्सेज हैं जिसकी बास्केट बनाई है। उसमें यानी कि जो हिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री वाला कुछ केमिस्ट्री के ऐसे पहलुओं को पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री वाला है वो ज्योग्राफी को पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी वाला वो योगा को पढ़ना चाहता है। इस तरह का मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी। एक तो हमने वहाँ पर लागू किया है बच्चों को। हाँ, छूट दी है, वो लागू कर दिया हमने इलेक्टिव के रूप में। और दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, हाँ, यानी कि इसी पे आने वाला था डॉक्टर साहब। भारतीय ज्ञान परंपरा से आप इसको जोड़ते हुए कैसे हम चेंजेस हम कई बार जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आपको पता होगा कि 30,000 विद्यार्थी थे, और कम से कम 40-50 देशों से वो विद्यार्थी एक छत में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। बिल्कुल। और उतने ही देशों से वहाँ पर पढ़ाने वाले भी वहाँ पर थे। एक उस तरह की शिक्षा थी, एक ही छत के नीचे उनको पूरी की पूरी शिक्षा मिलती थी। यानी कि गुरुकुल सिस्टम में हमने तो रामायण में देखा है, रामायण में किस तरह के गुरुकुल होते थे, वही कंसेप्ट उस समय भी था। क्योंकि एक सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उस समय में एक विद्यार्थी उस टाइम रह करके पूरा एक व्यक्तित्व जो हम बोलते हैं, व्यक्ति सर्वांगीण विकास से निकलता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं 2 पाप किए हैं हमेशा। पहला पाप ये किया है कि हमने एक ऐसी शिक्षा बच्चे पे थोपी है, जब बच्चा 3 साल का हो गया उसको हमने बायोलॉजिकल मदर से अलग किया। क्योंकि बच्चा 3 साल का हुआ, 3 साल में जो पहली हंसी हंसता है, जब पहली बोली बोलता है, वो माँ की उसमें बोलता है, माँ की कोख से बाहर निकलता, पहली हंसी जो है माँ की सीखता है। यानी कि माँ के उससे, और 3 साल बाद हमने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में बच्चे को डाल दिया कि उसको बायोलॉजिकल मदर से दूर कर दिया। और दूसरा, जब बच्चा वो ग्रोन अप हुआ, हमारे महाविद्यालय में पहुंचा, विश्वविद्यालय में पहुंचा, वहाँ पर हमने उसको एक ऐसी दूसरी मदर मैं समझता हूँ जहाँ हमने जन्म लिया जिस धरती पे, क्योंकि अगर हम उसके साथ नहीं जुड़े, हमने बच्चे को उसके साथ जुड़ाव नहीं रखा और उस समाज से अलग कर दिया, उस समाज के साथ जो, तभी हम कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो सकता है। मैं आईएम्स में गवर्निंग बोर्ड में हूँ, 2 आईएम्स में रहा हूँ। हमने वहाँ पर देखा है कि जितने बेस्ट रिसोर्सेज हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 50% बच्चा MBA करने के बाद, 50% बच्चा IIT करने के बाद बाहर चला जाता है। वो है ब्रेन ड्रेन। उसको ब्रेन ड्रेन को हमने माइंड गेन में कन्वर्ट करना है। अगर हम बेस्ट माइंड हम तब कब तैयार करेंगे, जब हम वैल्यू एजुकेशन देंगे। बेस्ट माइंड हम कब तैयार करेंगे, जब इस समाज के साथ जोड़ेंगे। बेस्ट माइंड हम कब तैयार करेंगे, जब इस देश के साथ हम जोड़ेंगे। उस तरह की शिक्षा, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है कि वो ज्ञान की परंपरा जो हमारे देश में रही है, वो परंपरा जब तक टाइम में विलुप्त हो गई थी, जब तक हम वो, आप देख लो ना, हम कहाँ नहीं आगे रहे हैं। हम आयुर्वेद में देख लो, सुश्रुत को देख लो, हमने देखा है ना, हमने पहला जो सिजेरियन किया था वो हमारे यहाँ से सुश्रुत है ना। जो हमारा आर्यभट्ट को देख लो, हमारे मैथमेटिक्स को देख लो, हमारे जितना भी है, हम तो उसके जनक रहे हैं ना। लेकिन उसको हमने भुला दिया है। हमने क्यों भुला दिया है? आज आपने देखा, आपने अभी देखा ना, जब वार हो रही थी
आपने महसूस किया होगा जी। कि जब हमारे में कुछ Indigenous कन्फ्लिक्ट था, हथियार, हाँ। जब वार हो रही थी, आपने देखा और उसको आपने रामायण में भी देखा कि वो उसका तोड़ ढूंढ रहा है, बिल्कुल, वहां से वो आ रहा हाँ, है ना, वही चीज आपने देखा। वही चीज़ तो है। वो आपको याद नहीं आया क्या उस समय में कि वो टेक्नोलॉजी रामायण के समय में क्या वही टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है? वास्तव में वही टेक्नोलॉजी है। हम ये बोलते हैं कि वो परंपरा, वो ज्ञान जब तक हम विद्यार्थियों को नहीं सिखाएंगे, आज पूरा विश्व जो है हमारे भारत की तरफ देख रहा है और ये समय आ गया है। अब हम विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, विकसित भारत 2047 में सुपर पावर बनेगा भारत, और भारत अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर, और वही ज्ञान परंपरा हमने अपने विद्यार्थियों को देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसर्च और इनोवेशन पे सीयू को आप कहाँ देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन तरह के विश्वविद्यालय थे। एक जनरल विश्वविद्यालय है जो केवल एग्जामिनेशन को लेकर के है, और एक जो है रिसर्च, जो मैंडेट है, हमारा मैंडेट है, क्योंकि जो तो एफिलेटिक यूनिवर्सिटी है वो तो एक जनरल टीचिंग भी करता है, रिसर्च पे उसका सेकेंडरी फोकस है, कॉलेज जुड़े हैं। लेकिन जो हमारा फोकस है, क्योंकि मेरे पास अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भी साथ एक साथ जो है लगभग 3 साल से ज़्यादा का चार्ज रहा। अब मेरे पास दोनों विश्वविद्यालय थे, एक तरफ मेरे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय था, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और दूसरी तरफ स्टेट था। स्टेट विश्वविद्यालय था जहाँ 400 एफिलेटेड कॉलेजेस थे, और वहाँ का मैंडेट एकदम चेंज हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमें टीचिंग के साथ साथ पूरे कॉलेजेस का भी ध्यान रखना है और रिसर्च भी फोकस करना है। लेकिन जहाँ तक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमें रिसर्च पे फोकस करना था। जब हमने नैक करवाया उस समय में हमने देखा कि हमारे 2 पेटेंट्स थे। 2 पेटेंट के बाद मैंने सबकी जब मीटिंग ली, मीटिंग पे मैंने शोधार्थियों को भी बोला, अपने फैकल्टी को बोला कि मैं सीड मनी स्टार्ट करूंगा, और मैंने सीड मनी भी दी कि मेरे को इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ मेरे पास। मैंने सबको बोला, उस पर सीड मनी भी दी। मैंने बाहर जाने के लिए भी छूट दी। हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स अब बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं। जब तो उनका एक्सपोजर नहीं होगा, वो अपने आप को क्या इनपुट्स देंगे? तो वही चीज़ इनोवेशन के लिए जरूरी है। इन्वेंशन जिसको हमने, तो उस नाते मैंने उनको बोला कि पेटेंट लो, आप इनोवेटिव आइडिया लाओ। चलो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, मैंने उनको कहा। मैंने अपने आप से शुरुआत की। मेरे पिछले 1.5-2 साल में कम से कम 14 पेटेंट मेरे अपने पर्सनल आए हैं। तो आज की डेट में पूरे विश्वविद्यालय में 40 पेटेंट्स हमारे पास हैं। अच्छा नंबर है। हाँ जी, अच्छा नंबर है। अब मैं एच इंडेक्स की बात करता हूँ, हमारे पास स्कूपस में कम से कम 1200 अभी पब्लिकेशंस जो है फैकल्टी मेंबर्स की आई। एक नई यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा नंबर है जी। तो एच इंडेक्स में हम बहुत आगे बढ़े हैं, और यही कारण है कि आज एक रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो मैं अभी आपको कह रहा था ना कि जेएनयू के बाद, जेएनयू तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू के बाद बहुत कुछ है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी जब हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम भी आगे और बहुत ग्रो करेंगे। लेकिन आज एक बहुत नई यूनिवर्सिटी के नाते जेएनयू के बाद हमारा रिसर्च में नंबर आना, पूरे देश भर में दूसरा नंबर आना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ हो रहा है, जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, फैकल्टी पोजीशन आपके यहाँ क्या है? कितना खाली है, कितना भरा हुआ है? हमारे लगभग 222 के आसपास की फैकल्टी पोजीशन सेंक्शनड स्ट्रेंथ है, और आज की डेट में हमारे पास 198 है। 198 भरी हुई हैं, और 24 जो खाली हैं वो भी हमने एडवर्टाइज कर चुके हैं, और वो केवल वही खाली हैं जिसमें या तो कोई एप्लीकेंट नहीं मिला या कोई एप्लीकेंट सुटेबल नहीं था, जो नॉन फाउंड सुटेबल हुआ। लेकिन हमने सारी एडवर्टाइज कर दी थी, अब दोबारा हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। आपके यहाँ एक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय है नॉन टीचिंग में, उसका बड़ा इश्यू कई बार आता है कि वो कब रेगुलर होंगे, इस पे कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन है। हमारे पास आज की डेट में एक भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। कोई नहीं। वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में तो थे, आउटसोर्स पे हैं, हमारे पास आउटसोर्स पे है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी केंद्रीय सरकार कभी अलाउ नहीं करती हमें कॉन्ट्रेक्चुअल पे। हमारे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन का भी है आपका कुछ कोर्सेज शुरू करने का? हाँ, हमें जब नैक का A+ मिला तो साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी। देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री हु इज हैविंग दिस ग्रेडेड ऑटोनॉमी। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलते ही तो हमें उन्होंने कहा कि अब हम आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार इसलिए आ रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही आधार है उसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक था कि हमें अपनी GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, अभी जब हमारी केवड़िया में हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी हाल ही में कोई 10 दिन पहले। तो माननीय हमारे मंत्री जी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी 3 दिन तक हमारे साथ रहे वहाँ पर। वहाँ बहुत से विषयों पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो वहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा कि GER जो है हमें 50% हायर एजुकेशन में लेके जाना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें उसको 55% तक हम कर सकते हैं।
और हम उनका वेलकम करते हैं स्टेटमेंट का। और मैंने ये भी कहा, उनको सुझाव भी दिया कि GER के साथ साथ, क्योंकि हम ग्रोस एनरोलमेंट के साथ ग्रोस एम्पावरमेंट रेशियो पे ध्यान दें, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब है कि हमें उनको एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से और सारी की सारी एम्पावर्ड कैसे हो, हमारा यूथ एम्पावर्ड कैसे हो, हमारे विद्यार्थी एम्पावर्ड कैसे हो, हमारी वुमेन एम्पावर्ड कैसे हो, इस तरह से एम्पावरमेंट रेशियो पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये हमारा पहला है। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है वो है इंटरनेशनलाइजेशन। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है, क्योंकि उसमें एक मैंडेट था कि एनी यूनिवर्सिटी कैन स्टार्ट ज्वाइंट डिग्री, ट्विन डिग्री एंड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। हाँ। ये था। तो अच्छा, उसमें कुछ कोलैबोरेशंस हुए हैं बाहर कुछ के कोलैबोरेशन। तो अभी हमारे इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वानिया, मैंने उसका ब्रोशर था वहाँ पर दिया भी, ब्रोशर भी दिया। और हमारी इस सत्र से हमारी इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वानिया के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलेंगे। नहीं, स्टूडेंट एक्सचेंज ये तो बड़ा नॉर्मल चीज़ है। ये तो हमने कम से कम 26 विश्वविद्यालयों से किया हुआ है, वो तो बड़ा नॉर्मल है। स्टूडेंट एक्सचेंज है, फैकल्टी एक्सचेंज है, हमारे विद्यार्थी भी जाते हैं, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। लेकिन जो हमने ये ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम शुरू किया MBA का, इंटरनेशनल MBA में, एक पेंसिल्वेनिया और इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के साथ ठीक है। ये है। और आगे भी चल रहे हैं। अभी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, अभी UK का विजिट किया था मेरे हाल ही में। UK और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज दोनों में गया था। तो वहाँ से हमारी बातचीत चली है, वहाँ से कुछ कोलैबोरेशंस का चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो सबसे हॉट इशू है वहाँ पे, आपकी यूनिवर्सिटी को 12 साल हो गए लेकिन अपना स्थायी कैंपस नहीं है। आपका जो देरा कैंपस है वो कब तक तैयार होगा? बार बार उसकी डेट्स मिलती हैं जी। कि इस डेट पे जो है हम मूव कर जाएंगे अपने परमानेंट कैंपस में। जी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे मन में इस सबसे बड़ी पीड़ा थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्योंकि जब नॉलेज बेस्ड कमीशन बना था, नॉलेज बेस्ड कमीशन का मैंडेट था बार बार मैं क्योंकि जब वो ड्राफ्ट बन रहा था मुझे भी मीटिंग में शामिल होने का एक बार मौका मिला था। तो उसका मैंडेट ये था नॉलेज बेस्ड कमीशन का कि हमारे जो पूरे दुनिया भर में अगर कोई इंस्टीट्यूशन जाने जाते हैं वो है IIT और IIMS। फिर ये भी लगा कि इतने हमारे उस टाइम केवल 4 IIT थे, IIMS थे, बहुत कम IIMS थे, फिर 6 कन्वर्ट हुई, फिर इतनी कम से शायद वो शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे फिर उस समय में नॉलेज बेस्ड कमीशन ने बोला कि कम से कम हर स्टेट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, और केंद्रीय विश्वविद्यालय इस लेवल का होना चाहिए कि वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। इसका मैंडेट तो वो था। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कैंपस कब आ जाएगा रेगुलर? हाँ, है ना। तो वो एक रेजिडेंशियल बने और क्वालिटी एजुकेशन दे, जैसे मैंने आपको कहा। कोई डेट बताएंगे भी कब, किस टाइम जो है? जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि कैंपस अपने स्थायी कैंपस में ना होकर के एक टेम्परेरी कैंपस में बन करके तो क्वालिटी एजुकेशन और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वो तो बहुत असंभव है इस तरह का। तो एक मन में पीड़ा थी। उस समय में मेरी पहली मीटिंग जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उसी टाइम चीफ सेक्रेटरी को कहा। चीफ सेक्रेटरी से मैं जा करके मिला। चीफ सेक्रेटरी निपुण जिंदल जी DC थे, DC के साथ उन्होंने बातचीत की और मैं DC साहब को मिला। और DC के साथ मुझे अभी तक ध्यान आ रहा है केवल और केवल कैंपस को लेकर के मेरे कम से कम 25-30 बैठ के निपुण जिंदल जी से DC से हुई है। और इसको लेकर के हमने लगातार मीटिंग्स की। जहाँ गैप था, सबसे पहले हमने देहरा कैंपस का देखा। 100 हेक्टेयर के आसपास की वहाँ लैंड थी हमारे पास, जो फॉरेस्ट लैंड थी, नॉन फॉरेस्ट लैंड थी, वो दोनों लैंड थी। वहाँ का क्लियरेंसेज करवाते हुए हमने जो है अपने स्थानांतरण अपने नाम पे करवाया, विश्वविद्यालय के नाम पे करवाया। और वहाँ पर कम से कम अभी भी मुझे ध्यान आ रहा है कि 297 इंक्रोचमेंट्स जो हैं हमारी देहरा कैंपस में थी। तो हमने अपना एडवोकेट हायर किया। एडवोकेट हायर करके हमने एक इंक्रोचमेंट खाली करवाई। ये सारा का सारा हमने क्लियर करवाया। और दूसरा जदरांगल का था। जदरांगल वाला, क्योंकि आपके मन में भी शायद ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या 2 कैंपस। हाँ, जब हमारी DPR ओरिजिनल बनी थी उस समय में ओरिजिनल DPR में ही ये प्रपोज हुआ था कि इसके 2 कैंपस बनेंगे, एक देहरा में बनेगा, एक धर्मशाला में बनेगा। हालांकि मैं खुद चाहता था कि एक कैंपस हो, भव्य कैंपस हो, विश्वविद्यालय के एक कैंपस होना चाहिए। लेकिन बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनके 2-2 कैंपस हैं, कहीं के 3-3 कैंपस भी हैं। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब DPR बनी थी, DPR में यही प्रपोज हुआ था कि इसके देरा अनुराग जी के एरिया में पड़ता है लोकसभा। एग्जैक्टली, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नज़दीक है ना, देरा है। लेकिन जदरांगल शांता कुमार जी के। हाँ,
वो लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इसको मैं उस नज़र से नहीं देखता हूँ। जी। मैं ये कहता हूँ कि जब डीपीआर बनी थी तो उस समय में डीपीआर में प्रपोज ही यही था, तो मैंने वो डीपीआर मंगवाई, डीपीआर में ऐसा प्रपोज था। बल्कि मेरी केंद्रीय मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि कैंपस एक बनना चाहिए? मैं कहा हाँ, एक बनना चाहिए। फिर शायद उनकी बातचीत पीएमओ कार्यालय में भी हुई है, वहाँ से जो फिर दोबारा से मैंडेट आया था ओरिजिनल डीपीआर पे काम किया जाए, तो उसी को लेकर के मैंने देहरा का क्लियर करवाया। और दूसरा फिर जदरांगल वाला था, जदरांगल को उसमें जो हमारे एएसआई की रिपोर्ट थी, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ जीएसआई की रिपोर्ट थी, उसमें वो उन्होंने उस टाइम रिजेक्ट कर दी। हमने दोबारा से कलकत्ता से कांटेक्ट करके हमने दोबारा से जीएसआई रिपोर्ट जो है फिर पॉजिटिव आई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और हमने टेंडर भी दोनों का इकट्ठे दिया था, टेंडर इकट्ठे दिया। लेकिन अभी किसी वजह से उसका, क्योंकि 30 करोड़ रुपया जमा होना था, स्टेट गवर्नमेंट ने जमा करना था, वो जमा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जैसे ही वो 30 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, वो कैंपस भी क्लियर धर्मशाला वाला भी नहीं, धर्मशाला वाली लैंड क्लियरेंस हो गई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गई है, धर्मशाला जदरांगल वाला। लेकिन जैसे ही 30 करोड़ रुपये जमा हो जाएगा, वहाँ का काम भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब दोनों जगह पे फिर कुछ डिपार्टमेंट स्प्लिट करने पड़ेंगे। जी नहीं, स्प्लिट कर दिए हैं ऑलरेडी, स्प्लिट हैं, कुछ वहाँ पर चलेगा। तो देहरा वाला तो मुझे लगता है कि 83% काम कंप्लीट हो गया है, एंड वी आर होपफुल कि वी मे शिफ्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा, देहरा में आप दिसंबर तक शिफ्ट कर जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है सबके लिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कोई बड़ी चीज जो आप अभी तक नहीं कर पाए और आगे करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है? एक तो जो मेरी इमीडिएटली ध्यान में आ रहा है ना, वो ये है कि हालांकि हमने मतलब अभी हमारे पास स्पेस ना होने के कारण जो हमने फैसिलिटीज़ देनी है, कंबाइंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब वगैरह बनानी है, यानी कि अभी हमने एएनआरएफ स्कीम में आईआईटी रोपड़ के साथ कोलैबोरेशन किया। आईआईटी रोपड़ के साथ हमारे पास एएनआरएफ में 10 करोड़ रुपए आए उनकी कोलैबोरेशन में। दूसरा, अभी हमने एक साथी स्कीम है, साथी स्कीम में 80 करोड़ रुपया अभी मुझे पता चला है कि सैंक्शन हुआ है कोलैबोरेशन में, उनके साथ पेयरिंग स्कीम में भी। तो इस तरह का लग रहा है। लेकिन इमीडिएटली जो आता है हमारे पास जो इसरो से अभी कोलैबोरेशन हुई थी, एक टेलीस्कोप लगना है। एक टेलीस्कोप है, 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो उसमें 15 लाख रुपया उन्होंने हमारे को इनिशियल दिया था सर्वे के लिए। वो सर्वे कंप्लीट हो गया है हमारा। वो 2 एकड़ लैंड मांगी थी, 2 एकड़ लैंड भी थोड़ा सा हमें दिक्कत आई हालांकि, पर 2 एकड़ लैंड भी हो गई है। वो टेलीस्कोप लगना है। इमीडिएट मेरा है, मेरी इच्छा है कि वो इसरो के द्वारा वो टेलीस्कोप ऐसा होगा कि उससे पूरा वो देखा जाएगा, पूरा सैटेलाइट के द्वारा आसमान और सब कुछ। वो केवल यहीं हिमाचल के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विदेशों के लिए भी ये एक अद्भुत चीज़ होगी। पहला तो मेरा ये है। दूसरा, मुझे ये लगता है क्योंकि हम इंटरनेशनल हॉस्टल भी बना रहे हैं। अगला जो हमारा टारगेट है इंटरनेशनलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि हम MBA शुरू कर दी है, इंटरनेशनल कुछ है कैंपसेस, मैं उस तरह के स्पेसेस बना रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि स्कॉलर बाहर से आएँ, यहाँ पर आकर के इसे रिसर्च करें, रिसर्च बनकर एक महीना यहाँ पर रुके। उस तरह की व्यवस्था हमने कर रहे हैं। दोनों जगह हमने उस तरह की इंटरनेशनल हॉस्टल की व्यवस्था की है। अगला जो हमारा टारगेट है, ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़े, ये मेरा दूसरा टारगेट है। प्रोफेसर बंसल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी साफगोई से अपना पक्ष रखा और सभी सवालों के बड़े खरे खरे जवाब दिए। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी के लिए हम देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून का न्यूज़ YouTube चैनल। थैंक यू।